नेक्स्ट क्लास हुई थी उसमें बताया था आपको कि अपन वापिस आपने कहा था सर ऑनलाइन समझ में नहीं आता है इतना, तो हम सर आप यही करो कि अब पहले जैसे पढ़ते थे, तो मैंने वापिस वही तरीका अपनाया है। अध्याय जो आपका जो है अभी अध्याय 3 मैंने पूरा स्टार्ट कर दिया वापस, लगभग 50% हो गया था आपका ये लेशन, लेकिन फिर भी मैंने उसको वापस स्टार्ट किया क्योंकि समझना जरूरी है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परमाणु के बारे में। तो पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी पदार्थ है वो किससे मिलकर बने हैं? परमाणु से। चाहे कोई भी वस्तु ले लो आप, वो सभी किससे मिलकर बने हैं? परमाणु से मिलकर बने हैं। और सबसे पहले इसकी खोज की बात जब हुई तो सबसे पहले कणाद नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था। महर्षि कणाद जो भारतीय वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसके बारे में बता दिया था कि जो सबसे छोटा रूप जो होता है किसी पदार्थ का वो कणाद, वो आपका परमाणु होता है। और भी कई वैज्ञानिकों ने बताया, लेकिन जो इंपोर्टेंस थी वो यही थी कि इन्होंने। फिर एक वैज्ञानिक आए लुईस, एंटोनी ल्यूबियस लाइविजियस, उन्होंने रासायनिक संयोजन का नियम बताया कि परमाणु आपस में मिलकर अणु यौगिक मिश्रण बनाते हैं। ठीक है, तो रासायनिक संयोजन के नियम दिए उन्होंने रासायनिक संयोजन के कुछ नियम दिए। वैज्ञानिक का नाम लिखना हो तो लिख लीजिए एल लेवाइजियस, एस लेवाइजिए। ठीक है, इन्होंने रासायनिक संयोजन के नियम दिए और ये दो नियम थे। कितने नियम थे? दो नियम। पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि आप अगर कोई दो वस्तु, दो तत्व या दो परमाणु आपस में मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो जो तीसरा जो बनेगा उसमें इन दोनों का द्रव्यमान जो होगा वो निश्चित होगा, कभी भी कोई द्रव्यमान बदलता नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? किसी भी पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक विक्रिया में द्रव्यमान को न तो सर्जित किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल करता हूं, देखिए अगर मैं जल बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं? जल बना रहा हूं, मैंने H2O, ठीक है, H2 प्लस O, मैं यहाँ 2, ठीक है, यहाँ अगर मैं 2 करता हूं तो मैं यहाँ पे भी 2 करता हूं, तो यहाँ पर जब बनेंगे तब भी ये जितने मिलाए हैं उतने के उतने यहाँ बनेंगे। जैसे कि देख लो आप क्या बना है यहाँ पर H2O और 2, मैंने कितना हाइड्रोजन मिलाया? 4, तो यहाँ पर भी कितने हैं? 4, 2 और 2 गुणा करोगे तो 4। ऑक्सीजन कितना मिला है? 2, तो यहाँ पर भी मेरे पास कितने हो गए? 2। ठीक है, तो द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है, केवल उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो उसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो लिखना होता लिख लो, लिखवाता हूं तुम्हें, लिखो, देखो मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में किसी तत्वों के द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसे केवल
एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। तो ये नियम कहता है। तो रासायनिक प्रक्रिया में किसी तत्व के द्रव्यमान को न तो बदला जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे कि देखो एग्जांपल, 1:8 में मिला, टोटल 9 हुए, अगर तोड़ोगे तो भी आपको यही अनुपात प्राप्त होगा। ठीक, तो ये नियम था अपना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, देखो आपकी किताब में क्या किया इसने, x प्लस y, ठीक है, इन दोनों को अलग अलग रखा और फिर इसको तोला और x प्लस y को तोला तो दोनों के मान समान आए। अलग अलग तोला तो भी मान वही आया और दोनों को इक्वल में तोला तो भी मान वही आया। ठीक है, तो ये चीज आपको समझा दी मैंने। उसके बाद सेकंड में हमने बात की स्थिर अनुपात का नियम। मैंने एग्जांपल भी लिखा स्थिर अनुपात के लिए। देखो जल H2O को जब मिलाते हैं तो इसके अंदर हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो 1 है और परमाणु क्रमांक 1 है, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। कितना है, 8। ठीक है, इसका कितना है, 1 और इसका कितना है, 8। तो टोटल कितने ग्राम हो गए, 9 ग्राम हो गए। अब इसको अगर तोड़ भी दोगे इस 9 ग्राम को तो एक आपका हाइड्रोजन का आएगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन आएगी। ठीक है, 1 ग्राम हाइड्रोजन व 1 ग्राम 8 ग्राम ऑक्सीजन आएगी, 8 ग्राम ऑक्सीजन आएगी। तो अनुपात सदैव क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पे 2 एग्जांपल है। अब यहाँ पर परमाणु, अब यहाँ पर द्रव्यमान को लेके बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन जो होता है उसके होता है 7, परमाणु क्रमांक 7 है और परमाणु द्रव्यमान होता है 14। तो 14:3। ठीक है, 14:3। तो टोटल कितने हो गए, 14×3 17 ग्राम। और इस 17 ग्राम को तोड़ोगे तो वापिस वही अनुपात प्राप्त होगा कि 14 जो थी वो आपकी N आएगा नाइट्रोजन और 3 जो आएंगे वो आपके क्या आ जाएंगे, NH3 होता है। ठीक है, NH3। ठीक है, तो आपके 3 आएंगे वो आएंगे हाइड्रोजन। ठीक है, तो वो की वो बात है, 14 आ गए आपके ये और 3 आएंगे ये। तो कहने का मतलब है कि किसी भी द्रव्यमान का जो अनुपात है, कोई यौगिक बना रहे हो तो उसके अंदर जो तत्व शामिल हो रहे हैं उनका अनुपात जो है वो सदैव स्थिर रहता है। ठीक है, तो लिखना हो तो लिख लीजिए। तो बोल रहा हूं मैं, लिखना थोड़ा कम कर रहा हूं। लिखिए, किसी भी यौगिक में तत्वों का अनुपात सदैव समान रहता है। किसी भी यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान सदैव समान रहता है, चाहे वह किसी भी तरीके से बनाया जाए। अब किसी भी तरीके से जल बनाओ, ठीक है, तो जल का हमेशा फॉर्मूला जो होगा वो H2 होगा और उसका अनुपात यही होगा। इसको सरल भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सरल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं कि डाल्टन का क्या योगदान था। एक डाल्टन नामक वैज्ञानिक हुए, उनका क्या योगदान रहा। तो डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु वर्ड जो था वो डाल्टन ने दिया था। डाल्टन ने क्या कहा, परमाणु शब्द दिया और परमाणु के गुणों के बारे में, परमाणु के गुणों के बारे में डाल्टन ने सबसे पहले बताया। सबसे पहले इन्होंने गुणों के बारे में बताया। तो क्या गुण थे, जब भी हम परमाणु की बात करते हैं तो उसके कुछ गुण है, कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहला गुण क्या था, सभी द्रव्य परमाणुओं से बने होते हैं। जितने भी द्रव्य हैं वो किससे बने होते हैं, परमाणुओं से बने होते हैं। सेकेंड वन, दूसरी बात जो कही, और रासायनिक विक्रिया में भाग लेते हैं। सेकेंड वन कहा, इन्हें ना तो तोड़ा जा सकता है और ना ही सृजित किया जा सकता है। परमाणु को ना तो तोड़ सकते हैं और ना ही इनको बना सकते हैं। इन्हें केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ठीक हो, ये नहीं है कि आप हाइड्रोजन को तोड़ दो, तोड़ नहीं सकते उसको। केवल यहाँ ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो हो सकता है वो किसी और के साथ भी जुड़ सकता है, जैसे कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड।
ठीक है, तो ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की, तीसरा आया कि दिए गए तत्व में सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। कोई भी आपको तत्व दिया है, उसके अंदर जो यौगिक होते हैं उनका द्रव्यमान और उनके गुणधर्म सदैव समान रहते हैं, अगर समान है तो। ठीक है, उनके गुणधर्म क्या रहेंगे? समान रहेंगे। और अलग अलग तत्वों के परमाणुओं में उनका द्रव्यमान और गुणधर्म अलग अलग होते हैं। अलग अलग तत्व है तो उनके परमाणुओं का द्रव्यमान भी अलग होगा और उनकी रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट वन हमने कहा यह सबसे छोटी इकाई है और ये आपस में मिलकर, परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं और अणु आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं। ठीक है, यहां तक हमने बात की। फिर किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। कोई भी यौगिक है उनके अंदर परमाणुओं की सापेक्ष जो संख्या है वो और उनके प्रकार हमेशा निश्चित होते हैं। तो ये जो गुण थे ये डाल्टन ने बताए थे, इसलिए इनका डाल्टन का योगदान रहा। उसके बाद नेक्स्ट जब उन्होंने बात की तो पहला मैंने क्या किया, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट कि परमाणु जो होते हैं, कोई भी तत्व है वो परमाणु से निर्मित होता है और वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। सेकंड वन कहा यह अविभाज्य होता है, इसको ना तो तोड़ा जा सकता है, इसको ना बनाया जा सकता है। थर्ड वन मैंने कहा कि दिए गए तत्व में जितना भी परमाणु है, जैसे मान लीजिए H2 मैंने आपको कोई तत्व दे दिया, हाइड्रोजन गैस दे दी, तो इसके अंदर दोनों हाइड्रोजन जो होंगे उनके गुणधर्म भी समान होंगे और उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं भी समान होगी। अगर ये भिन्न भिन्न होते, एक H2 है और एक O2 है, तो इनके कैरेक्टर अलग होंगे और इनके कैरेक्टर अलग होंगे। फिर परमाणु जो होता है वो सबसे छोटी संख्या होती है और पूर्ण संख्या होती है। कभी भी ये नहीं होती कि पॉइंटों में नहीं आएगा कि 1.5, कभी नहीं आएगा, वो हमेशा पूर्ण संख्या में आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस संख्या में होगी, कभी भी 1.2 1.5 1.2 ऐसी संख्या कभी नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको कही। फिर अणु, परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, अणु से यौगिक बनता है, ये चीज मैंने कही। अब बात करते हैं कि परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना जो होती है वो बहुत छोटी होती है और ये नैनोमीटर में होती है। किसमें होती है? नैनोमीटर के अंदर। ये जो होती है वो नैनोमीटर के अंदर होती है। तो हमेशा ध्यान रखो कि ये जब भी पढ़ते हैं परमाणु के बारे में तो ये नैनोमीटर में होती है। किसमें होती है? नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁹ ना, तो 9 हो रहा है मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और ये 9, तो 10⁻1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10⁻⁹ नैनोमीटर। ठीक है, और अगर आप मीटर की बात करते हैं, 1 मीटर की, तो 1 मीटर में 10 की पावर कितने होंगे? 9 प्लस के अंदर होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, नैनोमीटर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होगा। तो ये हमने बात की यहाँ पे। तो साइज जो होती है वो नैनोमीटर में होती है और बहुत छोटी होती है। ठीक है, बहुत छोटी होती है। जैसे कि एग्जांपल करूं, हाइड्रोजन परमाणु की होती है 10⁻⁻⁹। उसके बाद जल के अणु की 10⁻⁻⁹, 10⁻1, मतलब ये बड़े होते जा रहे हैं, साइज इनकी बड़ी होती जा रही है। जैसे जैसे देखो 10⁻�10 ये सबसे छोटा है, 10⁻⁹ तो ये इससे छोटा है, फिर 10⁻⁸ तो ये इससे बड़ा है। ठीक है, ये छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, फिर जैसे जैसे नीचे बढ़ोगे तो 10⁻⁻2, मतलब हम कह सकते हैं कि 0 0 2 10⁻⁻2, तो ये चीज होती है। ठीक है, तो साइज इस प्रकार से होती है। तो ये हमने बात की, तो कि इसकी साइज जो होती है वो बहुत छोटी होती है। फिर नेक्स्ट आता है सिंबल्स। क्या ये जो तत्व हम कह रहे हैं, परमाणु हम कर रहे हैं, ठीक है,
वो किस रूप में प्रदर्शित होते हैं, इनके सिंबल्स क्या होते हैं। तो देखिए तत्व जो होता है वो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्रियोन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो इस प्रकार से 104 के आसपास तत्व अभी ज्ञात है। ठीक है, तो इनका सिंबल्स क्या है, कैसे पहचानोगे कि आप किस तत्व की बात कर रहे हैं। और पूरा तो लिखोगे नहीं हाइड्रोजन, तो उसको शॉर्ट करते हैं H से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, H से। अगर कार्बन की बात करते हो तो उसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं बेरिलियम की तो Br से रिप्रेजेंट करते हैं, Be से। बोरॉन की बात करूं तो B से बात करते हैं। नाइट्रोजन की बात करूं तो N से करते हैं, नाइट्रोजन को N से करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को O से करते हैं, आर्गन को Ar से करते हैं। सोडियम जो होता है, नाम आ रहा है देखो सोडियम, Na से करते हैं सोडियम को। लेकिन अब सोडियम वर्ड तो आता नहीं, सोडियम होता तो S से आना चाहिए था। लेकिन ये बेटा इसका लैटिन नाम जो था नाइट्रियम, तो नाइट्रियम से इसको Na कहा गया। इसी प्रकार से जो K है वो पोटेशियम होता है, लेकिन लैटिन नाम जो होता है वो कैलियम होता है, इसीलिए उसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उसके कुछ सिंबल्स हैं, IUPAC नाम। ये जो सिंबल्स जो होते हैं वो कौन करता है, ये जो सिंबल्स जो होते हैं वो कौन करता है, कौन देता है ये सिंबल्स। ये जो सिंबल्स देने वाला जो होता है वो होता है IUPAC। कौन देता है, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ये देता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बारे में नेक्स्ट वन हमने पढ़ा परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं ए से। किससे लिखते हैं, ए से। और जब भी आपको किसी तत्व का आपको परमाणु द्रव्यमान निकालना है, किसी परमाणु का द्रव्यमान निकालना है, तो A = Z। Z होता है परमाणु क्रमांक और N होता है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या। जैसे कि देखो क्या होता है, आपको मान लीजिए कार्बन का निकालना है। किसका निकालना है, कार्बन का आपको परमाणु द्रव्यमान निकालना है, A निकालना है। कार्बन किसका निकालना है, कार्बन का। तो अगर कार्बन का आप निकाल रहे हो तो कैसे निकालोगे, तो कार्बन का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो कार्बन को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो आपका होता है, वो कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6। तो 6 में आप न्यूट्रॉन की संख्या भी इतनी ही होती है, तो जोड़ दो, जोड़ो इनको, कितनी हुई, 6 + 6, प्रोटॉन की संख्या भी 6 है। ठीक है, सॉरी, परमाणु क्रमांक भी कितना है, 6 है, और परमाणु क्रमांक भी 6 है, और न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 है। तो 6 + 6 कितने हुए, 6 + 6 करोगे कितना हो गए, 6 + 6 करोगे कितने हो गए, 12। कितना हो गए, 12। तो परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 12। चलो नाइट्रोजन का निकालते हैं, N का। किसका निकाल रहे हैं, N का। समझ में आया बेटा, N का निकालता हूं मैं भी। N का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है। कितना होता है, 7। N का परमाणु क्रमांक है वो 7 है। कितना है, 7। तो मैंने ये परमाणु क्रमांक लिख दिया 7, ठीक है, जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस इतनी की इतनी संख्या में क्या होता है, आपके न्यूट्रॉन होते हैं। तो टोटल हो गए 14। तो ये इसका हो गया A। क्या हो गया, A। ठीक है, तो इस प्रकार से। तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या के योग को
परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। और इसको आप ए इक्वल टू, ये सूत्र है, इसका फॉर्मूला है, ठीक है, जहां ए परमाणु क्रमांक है और जेड है वो संख्या। देखो यहाँ पे आप P प्लस N भी करते हैं, तो P का मतलब होता है प्रोटॉन और N का मतलब हो जाता है न्यूट्रॉन। तो ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो कि A इक्वल टू P प्लस N। लेकिन परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या जितनी होती है उतनी की उतनी संख्या इलेक्ट्रॉन की होती है, और इलेक्ट्रॉन की जितनी होती है उतनी की उतनी न्यूट्रॉन की होती है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, परमाणु द्रव्यमान हो गया, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान की हमने बात कर ली। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना जो होता है परमाणु भार की, परमाणु भार की। और परमाणु भार को हमेशा म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो परमाणु भार की जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, तो परमाणु भार की बात करते हैं तो कार्बन तत्व के एक परमाणु का भार कितना है, जो तत्व आप ले रहे हो जिसका आपको निकालना है, एक तत्व का भार कितना है, ठीक है। और कार्बन 12 जो समस्थानिक होता है, कार्बन 12 जो समस्थानिक है, मतलब कार्बन 12 समस्थानिक का 1/12वां भाग, 1/12वां भाग। तो सीधी सी बात कर ली, 12 होते हैं इसके अंदर टोटल, ठीक है, ये 12 1/12वां भाग मैंने निकाल दिया, कितना होता है, कितना होता है 1/12, तो 0.008, कितना होता है 0.008 होता है, कितना होता है 0.008, प्लस मैंने कर दिया उसके अंदर परमाणु भार, तो वो मेरी संख्या आ जाएगी 1.008। तो ये तो मैंने किसका निकाल दिया, आपके हाइड्रोजन का, ठीक। अगर आप किसका निकालना चाहते हैं नेक्स्ट वन, ये तो मैंने इसका निकाल दिया। अगर आप चाहते हैं कि ये कार्बन का निकालूं, किसका निकालूं, कार्बन का, तो C6 होता है, कितना होता है 6, और अपने पास कार्बन का तो नहीं निकाल सकते। मान लीजिए मैं नाइट्रोजन का निकाल रहा हूं, किसका निकाल रहा हूं, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का कैसे निकालूंगा, नाइट्रोजन जो है उसका कैसे निकालूंगा, नाइट्रोजन का अगर निकालना है मुझे तो कैसे निकालूंगा नाइट्रोजन का, तो सीधा सा 1/12 में मैंने भाग दे दिया, 1/12 में मैंने भाग दे दिया, तो मेरे पास आ गया 0.008, और प्लस मैंने क्या कर दिया, नाइट्रोजन जो था N, उसके अंदर जो उसका द्रव्यमान था वो मेरे पास कितना था 14, तो प्लस कर दिया 40, तो 14 प्लस 0.00007, तो ये मेरे पास किसका आ गया, इसका आ गया। उसके बाद अगर मैं निकालता हूं नेक्स्ट किसी और तत्व का, जैसे कि एग्जांपल करता हूं मैं परमाणु भार निकालने के लिए, एग्जांपल है मेरे पास, मान लीजिए मुझे एल्यूमिनियम का निकालना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम का निकालना। चलिए सोडियम का निकालते हैं। सोडियम जो है, तो पहले तो आपने 1/12 निकाल दिया, तो मेरे पास वही आ गया 0.08। सोडियम 11 नंबर पे होता है, तो 11 का डबल कितना हो गया 22, तो 22.008 के समथिंग मेरे पास उसका क्या आ जाएगा, परमाणु भार आ जाएगा। तो इसको अगर डिफाइन करते हैं तो कैसे करोगे, किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को उसकी संख्या के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के समानुपाती माना जाता है, ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये आपका था अभी तक का लेसन। उसके आगे बढ़ रहे, ये तो हमने सारा पढ़ लिया था, मैंने आपको पढ़ा भी दिया था, लेकिन एक बार मैंने ये रिवाइज किया वापस पूरा आपको। आगे का भी मैंने पढ़ाया था, ऐसे तो अणु क्या होता है, तत्वों के अणु क्या होते हैं, ठीक है, आयन क्या होता है, मैंने आयन से आपको करवाना था, सूत्र कैसे लिखते हैं यहाँ से मुझे करवाना था, ये भी शायद करवा दिया था, लेकिन फिर भी मैंने आपको वापस एक बार इसको रिवाइज करवाया है, तो एक बार अच्छे से देख लेना। मैं वापस बोल रहा हूँ, देखो परमाणु की खोज सबसे पहले करार ने बताया था, 2 नियम आए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान हमेशा सुरक्षित रहता है, ना तो बनाया जा सकता है नहीं नष्ट किया जा सकता। स्थिर अनुपात का नियम, तो ये नियम क्या कहता है कि हमेशा कोई भी तत्व है उसके अंदर जो यौगिक है उनका जो अनुपात है वो स्थिर रहेगा, कभी भी बदलेगा नहीं। ये देखो
डाल्टन का योगदान, तो डाल्टन ने गुणों के बारे में बताया था, और 5-6 गुण जो भी थे मैंने अभी आपको बता दिया कि परमाणु अविभाज्य होता है। एक तत्व के जितने भी एक तत्व जो होता है उसमें जो एक यौगिक या एक तत्व में उपस्थित जितने भी परमाणु हैं उनका द्रव्यमान और उनके गुणधर्म समान होते हैं, भिन्न भिन्न के अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये सबसे छोटा है अणु है, सबसे छोटा पदार्थ, सबसे छोटा रूप है। ये चीज हमने, फिर हमने कहा परमाणु की संरचना वो नैनोमीटर्स में होती है, और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है, 1 मीटर, ठीक है, इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर्स होता है। प्रतीक सिंबल्स किस रूप में आप तत्वों को परिभाषित करोगे, तो HCNA जो होता है वो सोडियम होता है, लेकिन नाम जो है वो नाइट्रियम है, क्योंकि ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से ये नाम आया। इसी प्रकार से कैलियम से पोटेशियम वर्ड आया, क्या आया है, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे दूसरे तत्व भी। उसके बाद परमाणु द्रव्यमान, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो A = Z+N फॉर्मूला है। परमाणु भार तत्व के एक परमाणु का भार अपॉन कार्बन C12 के भार जो होता है वो उसका परमाणु भार कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज हमने पढ़ी। अब उसके आगे हम बात कर रहे हैं परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, ठीक है। तो परमाणु हमेशा स्वतंत्र नहीं रहते, वो दूसरों के साथ जुड़े हुए रहते हैं, समूह में रहते हैं, ठीक। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट परमाणु के ऊपर। ठीक, तो अपन परमाणु की बात कर रहे हैं। तो परमाणु किस प्रकार से अस्तित्व में, परमाणु हमेशा किन किन फॉर्म में रह सकता है। परमाणु या तो अणु के रूप में रहता है, आयन के रूप में, तत्व के रूप में, या यौगिक के रूप में। इन रूपों के अंदर परमाणु रहता है, या तो अणु के रूप में रहेगा, ठीक है, या तो अणु के रूप में जैसे कि ऑक्सीजन, आयन के रूप में O-H+, ठीक है, फिर Li+, इस रूप में रह सकता है। फिर तत्व के रूप में H2O, ये कोई तत्व हो गया। उसके बाद यौगिक के रूप में H2SO4 के रूप में रह सकता है, और मिश्रण के रूप में रह सकता है। तो ये कुछ इसके उदाहरण है कि इस रूप में ये रह सकता है, फॉर्मेटिव ये रूप रहता है इसका। अब बात करते हैं अणु की। तो अणु किसे कहते हैं, पहली बात तो अणु किसे कहते हैं, ठीक है, अणु के बारे में बात कर रहे हैं। अणु, अणु होता क्या है, तो अणु होता क्या, तो सुनिए, जब एक समान परमाणु मिलकर, एक समान परमाणुओं के मिलने से बनी संरचना आपकी क्या कहलाती है, अणु कहलाती है। जैसे कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्लस दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़कर O2 बनाता है, एक हाइड्रोजन प्लस एक हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाता है, H2 बनाता है, एक N2N प्लस एक N मिलकर क्या बनाता है, N2। तो ये जो होते हैं वो अणु है, क्या है, अणु। तो देखिए साधारण अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन था, अगर इसमें एक और मिल गया तो ये तो ऑक्सीजन गैस बन गई, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस बन गई। लेकिन इसमें एक अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और मिल गया तो आपके O3 बन जाता है, और उसको ओजोन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओजोन गैस, उसको क्या कहेंगे, ओजोन गैस, ठीक है। तो साधारण बोलचाल भाषा में दो या दो से अधिक परमाणुओं से बना समूह आपका अणु कहलाता है, ठीक है। तो अणु, अब देखो अणु स्वतंत्र भी रह सकता है और किसी के साथ जुड़ा हुआ भी रह सकता है। मतलब अणु मिलकर क्या बना सकता है, अणु मिलकर क्या बना सकता है, तत्व बना सकता है, यौगिक बना सकता है, मिश्रण भी बना सकता है, ठीक। फिर तत्वों के अणु, किसी तत्वों के अणु एक प्रकार के परमाणुओं द्वारा संचालित होते हैं, जैसे कि आर्गन, हीलियम इत्यादि। कुछ जो होते हैं वो अकेले में ही अणु हैं, यहाँ पे तो दो मिलकर अणु बना रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अकेले होकर भी
एक क्या बनाते हैं, अणु। तो जैसे कि आर्गन है Ar, हीलियम है He, ये दोनों जो है वो अकेले में ही क्या है, अणु है, इसको जुड़ने की जरूरत नहीं है किसी से, ठीक है। तो ये अणु, ठीक है। अब बात करते हैं, अब अगर मैं कहूं तो ये द्विअणुक होता है, ये कितना है, ऑर्गन एक है, हीलियम एक है, ऑक्सीजन द्विक है, ना हाइड्रोजन भी द्विक है, नाइट्रोजन भी दो है, क्लोरीन भी दो है, फास्फोरस भी, सल्फर भी दो है, ठीक है। सोडियम जो है वो एक है, एक 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 एक, कॉपर वगैरह सब एक है, ठीक है। Cu भी अकेले में एक पूरा अणु है, कॉपर एल्यूमिनियम भी, Al भी, ठीक है, सोडियम Na भी, तो ये एक अणु है, कैसे है, एक अणु। तो ये तो सारे कैसे हैं, द्विअणुक, और ये सारे हैं वो एक अणु, मतलब ये सारे एक अणु मिलकर ही पूरा, एक परमाणु मिलकर ही, ठीक है, एक परमाणु मिलकर ही अणु का निर्माण करता है, तो वो एक अणु, या इसको आप एक परमाणु भी कह सकते हो, छोटी। चलिए इसको अपन लिखते हैं एक परमाणु, क्या लिखेंगे, परमाणु, इसको भी लिख दो परमाणु, इसको भी मैंने कह दिया एक परमाणु, ठीक है। तो ये एक परमाणु होता है, कितने परमाणु होते हैं, एक परमाणु। तो यहां तक हमने पढ़ लिया, ठीक, तो ये चीज हुई आपकी, तो यहां तक हमने इसको कर दिया। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट वन, ठीक है। तो अनुपात की बात मैंने पहले ही कर दी थी कि जल जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, जल जो है, जल कैसा है, द्विपरमाणु है, कैसा है, द्वि, जल जो होता है वो कैसा है, द्विअणुक है, कितने अणु है, द्विअणुक, क्योंकि इसके अंदर H2 भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, और इनका अनुपात अगर करूं तो 1:8, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा। अगर अमोनियम की बात करूं, अमोनिया की, NH3 की, तो इसका होता है 14 और 3, ठीक। अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूं तो इसका कितना होता है, 3:8, सॉरी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो इसका 3:8 होता है। तो ये चीज आपके सामने है। तो कल पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वन, इनका सरलीकरण, तो इनको सरल कैसे कर सकते हैं, इसको आप ये भी लिख सकते हो 1/4 भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको आप सरलतम अनुपात भी लिख सकते हो, फिर इसको आप भी सरल अनुपात में ले सकते हो कि 1:3, ठीक है, फिर इसको भी लिख सकते हो 1:2, तो ये सरल अनुपात में भी ला सकते हो, ठीक है। तो कल पढ़ेंगे नेक्स्ट आयन क्या होते हैं, कल हम पढ़ेंगे आयन, ठीक है। O- ये मैंने भी ये लिखा है ना, ये बेटा आयन, आयनिक फॉर्म है आयन, ठीक है ना, ये आयनिक फॉर्म, तो फिर दो ये मिलके ये बना देते हैं, ये ठीक है, ये आयन होता है। इनके बारे में अपन कल पढ़ेंगे, ठीक, ओके।